सदन में योगी जी उनका नाम बोलेंगे, योगी जी उनका नाम लेके उनकी जाति लेके बोलेंगे कि किन लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया? है हिम्मत योगी जी में वो जाके बोलें कि मेरी जाति के लोगों ने वहाँ हमला किया? वो खाली यादव और मुसलमान का नाम लेना जानते हैं। किसी के नाम के आगे सिंह लगा हो, किसी के नाम के आगे राजपूत ठाकुर लगा हो, उसका नाम योगी जी को याद नहीं रहता है क्या? तो ये बहुत साफ है कि जाति देख के कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है। ये बात बाबर ने अपनी जो सेल्फ बायोग्राफी लिखी है, खुद से जो अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा नाम है जिस किताब का, ये लोग पढ़े जाके जो भगवा टांग के घूम रहे हैं। भगवा टांग के आगरा गए हैं रामजी लाल सुमन के यहाँ, जिन्होंने तोड़ फोड़ करी है, जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये जाके पढ़े ना बाबरनामा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। बाबर ने साफ साफ लिखा है कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए उनको निमंत्रण दिया राणा सांगा ने। अब आप राणा सांगा का अपमान हो गया, क्या सच से किसका अपमान हो गया? सपा की सरकार से तो लगते थे कि यादववाद है, यादव का गुंडा राज है, यादव थाने में जाके मारपीट करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मीडिया योगी जी की तस्वीर लगाएगी आपको लगता है? देखिए, मीडिया पे चर्चा करना तो बहुत व्यर्थ है, क्योंकि बहुत लोग हमसे भी वरिष्ठ लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, सब मीडिया पे चर्चा कर करके थक गए। रवीश कुमार मीडिया पे चर्चा कर करके थक गए, गोदी मीडिया नाम ही रवीश कुमार का दिया गया है। अंततः उनको टीवी छोड़ना पड़ा, यूट्यूब पे आना। तो मैं सम्राट निशांत। इस वक्त उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है साथियों। आगरा की ये वीडियो पहले तो देखिए आप, किस तरीके से एक दलित समाज के सांसद के घर के ऊपर यह हमला करना कितना निंदनीय है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही डेमोक्रेटिक राइट है? और क्या यही उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है? तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश को लेकर के हम काफी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार सुमित यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के हाल और माहौल के बारे में, काफी कुछ चर्चा करेंगे। देखते रहिए आप लोग खुली खबर। सुमित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत। क्या लग रहा है सुमित, इस वक्त जब बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, ऐसे वक्त में औरंगजेब 400-500 साल पहले जो कब्र जिसको दी हुई है उस पर राजनीति हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश को? देखिए, चाहे औरंगजेब की बात हो, चाहे बाबर की बात हो, चाहे राणा सांगा की बात हो, सबसे पहले मैं बात जो बयान सांसद रामजी लाल सुमन ने दिया, जो राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी, उन्होंने ये कहा है कि बाबर को राणा सांगा, जब आप औरंगजेब की बात करते हैं कि औरंगजेब ने इतने अत्याचार किए, तो आप राणा सांगा की बात क्यों नहीं करते? राणा सांगा ही वो व्यक्ति हैं जो बाबर को जिन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आइए, क्योंकि उनको इब्राहिम लोदी से लड़ना था। जब आप बाबर को आप ही ने बुलाया, उसके बाद बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ, तब बाबर को बुलाया सबसे पहले किसने? और ये बात अपनी मर्जी से रामजी लाल सुमन थोड़ी कर। बाबर ने अपनी जो सेल्फ बायोग्राफी लिखी है, खुद से जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उस बाबरनामा नाम है जिस किताब का, ये लोग पढ़े जाके जो भगवा टांग के घूम रहे हैं। भगवा टांग के आगरा गए हैं रामजी लाल सुमन के यहाँ, जिन्होंने तोड़ फोड़ करी है, जो गाली गलौज कर रहे हैं, ये जाके पढ़े ना बाबरनामा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। बाबर ने साफ साफ लिखा है कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए उनको निमंत्रण दिया राणा सांगा ने। अब आप राणा सांगा का अपमान हो गया, क्या सच से किसका अपमान हो गया? ये अमृत काल चल रहा है यहाँ पर। भगवा जो रंग है वो महाराणा वो जो है छत्रपति शिवाजी का रंग है, वो हमारे देश के तिरंगे का उसमें एक रंग सबसे ऊपर की पट्टी भगवा कलर की पट्टी है। तो भगवा कलर जो है वो धैर्य का रंग है, लेकिन ये जो सरकार है अमृतकाल वाली, इसने भगवे का जो रूप और रंग है, जो उसका अर्थ है, उसको बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। अब शिवसेना, अब कुणाल कामरा ने 4 बातें क्या दी, सच ही तो कहा तो कुणाल कामरा ने, क्या गलत कहा तो कुणाल कामरा ने। अब राजनीति पर एक जो कॉमेडियन है वो किस तरीके से तंज करेगा? बिल्कुल तंज ही तो किया था। आपको कुणाल कामरा की बात इतनी बुरी लगी, आप जाइए हैबिटेट के स्टूडियो और सभी के गले में भगवे कलर का गमछा था। आप क्या भगवे कलर से आप क्या साबित करना चाहते हैं? रामजी लाल सुमन के यहाँ जो लोग गए उनके सभी के गले में भगवे कलर का गमछा था। तो पहले तो इन्होंने भगवे रंग को बदनाम किया, उसके बाद इनकी सच सुनने की क्षमता नहीं है। आपको बड़ी मिर्ची लगी जब महाराष्ट्र की सदन में अबू आसिम आज़मी ने औरंगजेब के बारे में कुछ कहा, लेकिन आप जब कहते हैं तो आप औरंगजेब को गालियां दे रहे थे, औरंगजेब की कब्र खोद रहे थे। बिल्कुल। आप पिछले 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, आप डेली औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं।
तो आप अपना भी तो सुनिए। आप सही। जब कहते हैं तो सुनने की क्षमता भी तो रखिए। बिल्कुल, जब इतिहास की बात होगी तो अपने लोगों की बात। मेरी बात पूरी, अगर जिस तरीके से आपने किया है उसी तरीके से अगर इस देश के मुसलमान करने लगते, फिर आप कहते हैं कि मुसलमान आतंकी हैं। बिल्कुल, आप पिछले 20 दिन से औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं, इसी तरीके से मुसलमान सड़कों पर आकर तोड़फोड़ मचाने लग जाता तो आप कहते हैं मुसलमान आतंकी हैं। एक बार रामजी लाल सुमन जी ने सच कह दिया तो आपकी इतनी मिर्ची लगी कि आप उनके घर पहुंच गए। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ये अमृतकाल गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, ये कोई अमृतकाल नहीं है। आप सच का सामना कीजिए ना, मानिए ना कि बाबर को किसने बुलाया। आप बताइए बाबर कैसा आया देश में, किसका राज उस समय, कौन था शासक भारत का। जब बाबर सबसे पहला जो मुगल शासक था, जब भारत आया तो उस समय शासक कौन था? हम क्या पिछड़ों के पास शासन था? दलितों के पास शासन था? शासन राजपूतों के पास था। बिल्कुल, राजपूतों के पास शासन था। उन्हीं ने जो भी मुगल है उनके शासन में आए, अंग्रेज है उनके शासन में आए। पिछड़ों और दलितों की क्या गलती है? रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, उनकी क्या गलती है? ये जो जिन लोगों के हाथ में शासन था, महाराणाओं के हाथ में शासन था, राजपूतों के हाथ में शासन था, सारी गलती। अगर आप बोलते भी हैं मुगल औरंगजेब दोषी है, चाहे बाबर दोषी है, चाहे बहादुर शाह जफर दोषी है, चाहे अकबर दोषी है, चाहे जो दोषी है, उनके इस देश में प्रवेश का द्वार किसने खोला? चाहे महाराणा सांगा ने खोला, चाहे उनसे महाराणा सांगा से राणा सांगा से पहले जो लोग राजपूत शासक रहे उन्होंने खोला। राजपूतों ने ही खोला, ये बात साफ है। नहीं, अब इस वक्त जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर पे आपने वीडियो देखा होगा, उनके घर पे जिस तरीके से पथराव किया जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए, यहाँ तक कि पुलिस वालों का भी सर फूट चुका है, और एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। तो वीडियो जिस तरीके से सामने आया, तो उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? इस बात का जवाब तो योगी जी ने वही बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। एक सांसद के घर में इस तरीके से, जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है, चलिए सांसद और सपा के सांसद हैं इसलिए क्या पता इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही हो, भाजपा के खुद के विधायक सुरक्षित नहीं हो। आपने लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखी होगी, वो क्यों उनको इसलिए मार दिया क्योंकि, और इसलिए कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिसने मारा जो वकील था वो राजपूत था, और जो विधायक पिटा वो कुर्मी समाज का था, पिछड़े समाज का था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये देखिए हालात उत्तर प्रदेश के इस तरीके से हैं, सिर्फ गिने चुने कुछ अपराधियों पर कार्रवाई करके आप भी साबित नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। आपको, हम जौनपुर में इस समय बैठे हैं, जौनपुर में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, यही धनंजय सिंह है। कितनी बार अखिलेश जी ने खुद उनको पॉइंट आउट किया है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे। बगल में बनारस है, बगल में ब्रजेश सिंह है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन कितनी कार्रवाई इन पे हो रही है? सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, बगल में सुल्तानपुर है, कितनी कार्रवाई सोनू सिंह मोनू सिंह पे हो रही है? जातियां देख करके कार्रवाई किया जा रहा है? बिल्कुल। इसमें अभी 8 साल से ऊपर हो गई योगी की सरकार को, अभी तक आप इसी संशय में है कि जाति देख के कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। आप अपने जिले के अधिकारियों के नाम बताइए कि उसमें कितने पिछड़ी जातियों के अधिकारी हैं। जब पिछड़ी जातियों के अधिकारी ही नहीं होंगे, उनको सबको सिविल लाइन भेज दिया गया कि ग्राउंड पे एक भी अधिकारी, ना एसओ, ना सीओ, ना एसपी, ना डीएसपी, ना डीएम, कोई है ही नहीं जब पिछड़ी जाति का, तो आप जाएंगे तो कैसे आपकी कार्रवाई होगी? अब मान लीजिए मैं यादव हूँ, मेरा किसी जगह ठाकुर से विवाद है और जो एसएचओ है वो ठाकुर है, मैं जाऊँगा एफआईआर लिखने में, मेरी एफआईआर लिखेगा ठाकुर के खिलाफ, कैसे लिखेगा? उसका अंदर का ठाकुरवाद नहीं जागेगा। कोई भी ठाकुर एसएचओ ठाकुर के खिलाफ किसी यादव की एफआईआर कैसे लिखेगा? लिख ही नहीं सकता है। और ना यही हो रहा है जौनपुर में, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। तो हालात बहुत बुरे हैं। जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पे हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज के समय में नारा यही दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है किस तरीके से देखने को ये मिलता रहता है कि जातियों की आज भी वो लंबी खाइयां हैं जातियों के बीच में जिसको भरी नहीं जा सकती है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश से ऐसे या आने वाले कुछ समय में जातियों को खत्म किया जा सकता है, जो उसकी खाइयां हैं उसको मिटाया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? देखिए, जाति इस देश की सच्चाई है, जाति प्रधान देश है। खाइयां खत्म होंगी या नहीं होंगी इसकी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन खाई को कम करने का एकमात्र तरीका है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होगी तो ये खाई कम होगी, जिसकी बात लगातार विपक्ष कर रहा है, चाहे राहुल गांधी हो और पूरे देश भर में इसकी बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो और बिहार में तेजस्वी की सरकार ने 17 महीने में वो काम करके दिखाया। जाति की जनगणना हुई, आंकड़े आप सभी लोगों के सामने हैं। 90% आबादी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की है। ये लोग, जो लोग राज कर रहे हैं, उनकी आबादी 10% है मात्र, अगर बिहार के आंकड़े से चलेंगे तो यही आंकड़े लमसम अगर पूरे देश की आप
गिनती जब करवाएंगे तो यही आंकड़े आपको पूरे देश में भी कुछ इसी तरीके के आंकड़े दिखाई देंगे। इसीलिए सवर्ण जाति के लोग, ये लोग जाति के जनगणना से डरते हैं, जाति की जनगणना से भागते हैं। और जब जाति की जनगणना की बात करेंगे तो जातिवाद की बात करते हैं। और किस तरीके से जातिवाद चरम पे, हमारे जौनपुर की ये घटना है जब सेंसस के लिए एक टीचर जो कि दलित जाति का था, एक ठाकुर साहब के यहाँ जाता है, उसके गिलास से पानी पी लेता है, तो उसके बाद जब ठाकुर साहब नाम पूछते हैं तो अपना नाम और अपनी जाति बताता है तो उसको गाली देना शुरू करते हैं कि कैसे पानी पी लिया तूने मेरे गिलास से। पढ़ लिख के वो व्यक्ति टीचर हो गया है, सेंसस के लिए उसके घर गया, उसने वहाँ से पानी पी लिया क्योंकि वो दलित जाति से आता है, तो इसलिए वो उसका पानी पीना वहाँ जुर्म हो गया। ये हमारे जौनपुर की घटना है। इस तरीके की घटना राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों से इस तरीके की घटनाएं आती हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की घटना पे हम लोग जब बात कर रहे हैं रामजी सुमन जी की, तो ये जाहिर है कि उन्होंने सदन में, राज्यसभा में सिर्फ सच बोला है कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और ये सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा बस। और वो दलित जाति के हैं, इसलिए आप उन पर रौब भी जमा सकते हैं। करणी सेना के लोगों ने उनकी जीप काटने पर इनाम रखा है, अब इस करणी सेना पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, करणी सेना, ये जो अभी एक वीडियो जो आ रहा है उसमें वो गाड़ी पे बैठे हुए हैं और लोग जबरदस्ती, पुलिस वाले उसको रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों के भी ऊपर जो है वो मतलब उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनको शासन प्रशासन से किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है बैक साइड से कि किसी का सह मिले, किसी का सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत खुले शब्दों में ये बात आपको कह रहा हूँ कि जो योगी की जाति के लोग हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनको कुछ होना नहीं है। वीडियो सबकी है। एक मैं आपको याद होगा लखनऊ का एक वीडियो जहाँ से पानी उछाला जा रहा था लोगों को आते जाते, जब बरसात का मौसम था, लोगों को परेशान किया जा रहा था। वहाँ से एक लड़का उस वीडियो को देख के, जो लड़का उस वीडियो में है नहीं, उसको पुलिस उठा के ले गई। योगी जी ने सदन में उसका नाम भी लिया और बाद में पता चलता है कि वो लड़का उस वीडियो में था ही नहीं, वहाँ पे घटना स्थल पर उस समय मौजूद ही नहीं था। उसको सिर्फ पुलिस इसलिए ले गई और सिर्फ योगी जी ने उसका नाम सदन में इसलिए लिया क्योंकि वो यादव था और एक लड़का मुस्लिम था, इसीलिए योगी जी ने उसका सदन में नाम लिया, इसलिए पुलिस उसको उठा के ले गई। लेकिन यहाँ पे करणी सेना वीडियो खुद बना के डाली गई है, कई लोगों ने और भी बनाई है, सभी चेहरे सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम भी आपको पता हैं, वो आप जानते हैं कि वो करणी सेना के लोग हैं, आप उनकी जाति भी जानते हैं। लेकिन आपके सामने वीडियो, अब आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनको पुलिस उठा के नहीं ले गई? क्या सदन में योगी जी उनका नाम बोलेंगे? योगी जी उनका नाम लेके, उनकी जाति लेके बोलेंगे कि किन लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया? है हिम्मत योगी जी में वो जाके बोलें कि मेरी जाति के लोगों ने वहाँ हमला किया? वो खाली यादव और मुसलमान का नाम लेना जानते हैं। किसी के नाम के आगे सिंह लगा हो, किसी के नाम के आगे राजपूत ठाकुर लगा हो, उसका नाम योगी जी को याद नहीं रहता है क्या? तो ये बहुत साफ है कि जाति देख के कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है। कितने आरोप सपा की सरकार से तो लगते थे कि यादववाद है, यादव का गुंडा राज है, यादव थाने में जाके मारपीट करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हर घटना के पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर होती थी। अभी मीडिया योगी जी की तस्वीर लगाएगी, आपको लगता है? देखिए, मीडिया पे चर्चा करना तो बहुत व्यर्थ है, क्योंकि बहुत लोग हमसे भी वरिष्ठ लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, सब मीडिया पे चर्चा कर करके थक गए। रवीश कुमार मीडिया पे चर्चा कर करके थक गए, गोदी मीडिया नाम ही रवीश कुमार का दिया गया है। अंततः उनको टीवी छोड़ना पड़ा, यूट्यूब पे आना पड़ा। और रवीश कुमार जैसे तमाम ऐसे जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे थे, जिनसे वो देखा नहीं गया, जिनसे वो काम, जिनकी अंतरात्मा को संतुष्टि नहीं मिली, वो काम करके उन्होंने छोड़ दिया। विशाल शर्मा और तमाम सारे लोग हैं, और जिनकी अंतरात्मा की आवाज़ अभी तक नहीं आ रही है, वो लोग पैसे के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे किसी भी दबाव से, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मीडिया पे चर्चा करना व्यर्थ है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गया। कुछ लोग जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। अब तंज के रूप में ही कुणाल कामरा ने अपनी बात कही थी तो हमला हो गया। अब कैसे बचिएगा? कैसे कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल। कौन कुणाल कामरा जितनी हिम्मत दिखाएगा? आपने कुणाल कामरा की बात किया, सुमित जी, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मतलब ये मान लीजिए कि ये तो कॉमेडियन थे कुणाल कामरा, लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हैं, मीम्स बने हैं, जिसमें उनको जो है बहुत ही
अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, कार्टून दर्शाया गया है, आप कह सकते हैं कार्टून तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता। उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे और स्वयं उस बात को उन्होंने बोला है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना तक नहीं है कि कोई कॉमेडियन किसी भी तरीके से बिना नाम लिए या किसी भी तरीके से बात बोल सकता है, उसको आप अन्यथा ले लिए तो अलग बात है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि समाजवादी के समर्थकों में किसी चीज़ की कमी नहीं। समाजवादी इस उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा समर्थकों वाली पार्टी है और अग्रेसिव समर्थक है समाजवादी पार्टी के। लेकिन जब अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा गया, किन लोगों ने कहा सभी लोग जानते हैं। किन लोगों ने घर धुलवाया अखिलेश यादव गंगा जल से, गौमूत्र से, ये भी सभी लोग जानते हैं। अभी हाल ही में अखिलेश जी मंदिर गए थे, मंदिर धुलवाया, किन लोगों ने धुलवाया ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी के समर्थक धैर्य रखे हैं, वो नहीं गए उन लोगों के घर मारपीट करने जिन लोगों ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। ये बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल, एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी पार्टी की मुखिया, आप उनको टोटी चोर कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है, पूरे समाज का अपमान है। लेकिन समाजवादी के समर्थक नहीं गए किसी के घर तोड़फोड़ करने। समाजवादी के समर्थक तब भी नहीं गए जब उन्होंने घर धुलवाया, ये भी बहुत बड़ा अपमान है। समाजवादी के घर जब मंदिर धुलवाया तब भी समाजवादी के समर्थक नहीं गए। राम भद्राचार्य ने, जब नेताजी खत्म हुए, राम भद्राचार्य ने कहा कि मरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया, जोर से बोलो जय श्री राम, तब राम भद्राचार्य पे भी हमला करने समाजवादी के समर्थक नहीं गए। जब अयोध्या में परमहंस कुछ बोलता तो परमहंस पे हमला करने समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए। तो आप ये समझिए, समाजवादी पार्टी के लोग धैर्यवान लोग हैं, धैर्यवान कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। और इन भगवाधारियों की तरह गुंडई और मारपीट और उद्दंडता जिस तरीके से लोग करते हैं उस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ सामने दिख रही है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मारपीट करनी होती तो टोटी चोर बोलने पे मारपीट हो जाती, मारपीट करनी होती तो राम भद्राचार्य के बयान पे मारपीट हो जाती, परमहंस के बयान पे मारपीट हो जाती। लेकिन धैर्य रखें और इसी धैर्य के तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और काम गिनाने वाली बात नहीं, समाजवादी पार्टी ने कितने काम अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा सुमित जी, ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब वोट लेना होता है, जब चीज़ें होती है, जो इलेक्शन आता है, तो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सबको हिंदू पुकारा जाता है, हाँ, हिंदू की लड़ाई बताई जाती है। तो क्या इस समय रामजी लाल सुमन जी ये हिंदू नहीं थे? देखिए, हिंदू शब्द व्यर्थ है और आप सभी को हिंदू मानते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय मानते हैं। और लेकिन ये बात लोगों को समझ में आ चुकी है, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दिया पिछले लोकसभा चुनाव में। दलित एक तरफ होके क्योंकि दलित अपना नेता बसपा प्रमुख मायावती को मानता था, उससे पहले काशीराम को मानता था, बाबा साहब को दलित अपना नेता मानता है, चंद्रशेखर को दलित अपना नेता मानता है। लेकिन चंद्रशेखर सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चंद्रशेखर जहाँ से खुद चुनाव लड़े वहाँ पर दलितों ने भरपूर चंद्रशेखर आज़ाद को वोट दिया। इसके अलावा दलित अब उस राशन वाली चाल में जो 2022 में फंसा था, जिस राशन की चाल में, दलित उस राशन वाली चाल में फंसा नहीं है। मायावती उतना सक्रिय राजनीति नहीं कर रही हैं, इसीलिए दलितों ने एक तरफ होके इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में वोट दिया। क्योंकि दलित अब भाजपा की चाल में, भाजपा के हिंदुत्व की चाल में, और अब फंसा भी है तो थोड़ा बहुत पिछड़ा समाज फंसा। दलित समाज बहुत पहले ही इस हिंदुत्व की राजनीति से और हिंदुत्व के झमेले से बाहर निकल चुका है। वो बाबा साहब के रास्ते पे दलित बहुत पहले से चल रहा है। और उसके बाद काशीराम ने भी बहुत सारे लोगों को जगाया, जागरूक किया। काशीराम के रास्ते पे दलित चलता है। मायावती ने भी दलितों के लिए बहुत शानदार, बहुत भरपूर काम उस समाज के लिए किए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो बहुत काम उस समाज के लिए भी हुए हैं। अब क्योंकि मायावती सक्रिय नहीं है, इसलिए दलित समाज को ने भरोसा अपना अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर दिखाया है। क्योंकि उसको ये खतरा है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो किसी की सुनवाई नहीं है इस सरकार में। और संविधान में लगातार परिवर्तन की जो बातचीत चुनाव से पहले हुई, उससे भी डरा हुआ दलित, चाहे डर के कहें, भाजपा से डर के कहें, या फिर उनको अखिलेश जी में कुछ दिखा, या फिर मायावती सक्रिय नहीं है इसलिए अखिलेश जी के पास गए, जो भी इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो भाजपा की तरफ नहीं जाना चाहता। चलिए सुमित जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सुमित जी थे, हमने इनसे जो आगरा में जो कांड हुआ है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इस समय जिसमें जल रहा है हम कह सकते हैं, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा किया। रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने हमला किया, मकान को तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ा और जातिवाचक शब्दों में गालियां भी दिया, धमकी भी दिया। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें
पुलिस को भी चोटें आई। तमाम सारी बातें देखने वाली ये होगी कि सारी करतूत जो है वीडियो में कैद हुई है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार क्या उन गुंडे को ऊपर जो है कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के मौजूदा समय में, जहां अमेरिका, चीन अपने इकोनॉमी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के आगे जा रहे हैं, वहीं भारत अपने इतिहास को उखाड़ने के लिए तरफ अग्रसर हो रहा है। कह से सकते हैं कि जिस भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे ले जाना चाहिए, जिस भारत देश में उत्तर प्रदेश स्टेट को जो है युवाओं को नौकरी से देने से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, महंगाई से लेकर के इन तमाम समस्याओं के निपटने की तैयारी को किया जाना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अब पीछे की तरफ अग्रसर हो रहा है। मिल रहे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक बने रहिए, देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।